हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन और आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में लगभग 3 से 4 एप्लीकेशन, बेसिकली 3 ही एप्लीकेशन जो कि बार बार पूछे जाते हैं, और एक एप्लीकेशन और भी हम देंगे जो कि आप करेंगे। 3 एप्लीकेशन हम आपको बताते हैं गॉस लॉ के। पहला एप्लीकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है, एक कोई वायर है ऑफ सर्टेन लेंथ, इन्फिनिटी लेंथ भी हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ, इसका रिजल्ट लेंथ से मैटर नहीं करता। तो इससे d डिस्टेंस अपार्ट देयर इज ए पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसमें दिया क्या है, आपको दिया है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर आपको याद हो तो हम इसमें निकाला था कूलम लॉ से, इसको निकाला था। काफ़ी लंबा इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया था 2k लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। याद है? मतलब 2-3 पेज लंबा उसका डेरिवेशन था, तब ये आया था। वो करने की ज़रूरत नहीं है। गॉस लॉ की यही तो खासियत है कि वो जो कूलम्स लॉ के कॉम्प्लिकेशंस थे उन सबको दूर कर देता है। बड़े आसान, जो वो इतना घूम टहल के रिजल्ट ले आता था, ये 2 मिनट में ला देता है। बिकॉज एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वो तो वैलिड ही नहीं था ना, तो उसको पहले एक्सटेंडेड के लिए वैलिड बनाने के लिए बड़ी कहानी करनी पड़ती है। ठीक ना? पॉइंट चार्ज लो, उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट लो, बहुत तामझाम करो, तब जाके वो कहीं अप्लाई हो पाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये वैलिड है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए। इसका स्टेप सीखिए, इसको लगाते कैसे हैं। अब यहाँ पे P पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यूजिंग गॉस थ्योरम। तो क्या करेंगे, ये क्या है? ये वायर है। ये क्या है? चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये केस है। तो ये वायर का जो शेप होगा ना, वो हो जाएगा सिलिंड्रिकल। वायर सिलिंड्रिकल होता है, तो उसका जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, जिसका कि रेडियस होता है d। मतलब जहां पे लेना होता है सेंटर से, उसी रेडियस का एक सिलेंडर ले लेते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ठीक ना? और ये कितना, मान लो कि इसका लेंथ है l। ठीक ना? तो इसी L लेंथ का ये भी हमने लिया है। अब इस L लेंथ के अंदर चार्ज कितना होगा? तो इस L लेंथ में जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा, Q इन होगा, वो लैम्डा टाइम्स L होगा, है ना? लैम्डा यूनिटी है, L लेंथ में लैम्डा L, इतना चार्ज अंदर आएगा। ठीक ना? अब क्या होगा? अब बस गॉस लॉ लगा दो, रिजल्ट ले लो। तो गॉस ने क्या बताया? गॉस ने बताया कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस गॉसियन सरफेस वुड बी इक्वल टू व्हाट? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बताया था। तो यहाँ Q इन क्या है? लैम्डा L है, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू? फाई की वैल्यू। से इट इक्वेशन 1। एक इक्वेशन इसको बोल दो। दूसरे स्टेप में आप देखिए कि इससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल लीजिए। अब इसमें ध्यान देना थोड़ा कि फ्लक्स कैसे निकलेगा। तो एक एरिया ये है ना, ये नीचे की तरफ एक एरिया ये है, ये, और एक एरिया ये है, ये। ठीक ना? तो इस तीनों एरिया में तीनों ds तो 3 फ्लक्स होंगे। जो टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अगर मैं इसको φ1 बोल दूं, इसको φ2 बोल दूं, इसको φ3 बोल दूं, तो आप देखो कि ये जो फील्ड है, इससे जो लाइंस निकलेंगी वो तो ऐसे निकलेंगी ना, इधर तो नहीं निकलेंगी। तो इसके साथ इसका एंगल कितना है? 90 है। तो ये 90 होने की वजह से EA cos या ES cos 90, तो ये हो जाएगा 0। ये नीचे वाला अगेन, ये तो ये फील्ड तो ऐसे निकलेंगी, ये अगेन 90 है, तो ये अगेन 0। तो बचा केवल ये जो सिलेंडर है ऐसे चारों तरफ, इसी के परपेंडिकुलर ऐसे निकली होंगी लाइनें, राइट? तो उसके साथ परपेंडिकुलर होंगी। ठीक ना? तो इसके पर इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होंगी, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा उसके साथ 0 होंगी। तो इसके साथ हमारा जो आएगा φ3, केवल यही बचेगा।
तो फाई 3 निकाल लो, तो फाई 3 इज इक्वल टू ई व्हाट, ई डी एस छोटा, या अगर उसका हम पूरा लेंथ ले लें, पूरा एरिया ले लें इकट्ठे, इंटीग्रल ऑफ डी एस है ये, तो इसको अगर पूरा ले लेंगे तो क्या आएगा, सिलेंडर का एरिया 2 पाई आर एल, क्या आएगा E इंटू 2 पाई आर की जगह पे यहाँ D है, 2 पाई D इंटू एल लेंथ इसका, ये इसका टोटल एरिया ई ए हो गया, ये ई ए, यही तो फ्लक्स है एसोसिएटेड। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, फाई की वैल्यू क्या आया, फिर से देख लो, तो E इंटू 2 पाई डी एल, से दिस वन इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, दोनों को फाई की वैल्यू है तो सम अप कर दो, तो क्या आ गया 2 यहाँ पे E इंटू 2 पाई डी एल इज इक्वस टू, डी अलग है एल अलग है, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल गॉट कैंसल्ड विद दिस एल। आप देख रहे हो रिजल्ट में एल नहीं आ रहा है, इसलिए ये कितना भी लंबा हो, ये गॉसियन सरफेस आप कितना छोटा लो कितना बड़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, ये इसको आप उस साइड में भेज दो तो आपको मिल जाएगा E इज इक्वस टू व्हाट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये आपका रिजल्ट है। कितना बढ़िया, कितना आसानी से इसका आंसर आ गया, E इज इक्वस टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। रिजल्ट को एज इट इज याद रखो, ये हर अल्टरनेट ईयर में पूछ ले रहा है बोर्ड में, और इसका जो रिजल्ट है उस पे बेस्ड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ ले रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा जाए। अगर इसको मैं देखूं कि इसका फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, तो इसका वेरी देखो, एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे पॉइंट चार्ज जब था, आपने देखा था जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो यहाँ से डी डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है P, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो के क्यू बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, या R है तो R स्क्वायर, तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था इसके स्क्वायर के, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड D के प्रोपोर्शनल है, या अगर ये डिस्टेंस R होता तो ये R के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो ये ध्यान देना कि ये पॉइंट चार्ज में ये है, और यहाँ ऊपर है क्या, ये देखो, ये इसका रीजन ये भी है, एक्सटेंडेड चार्ज है, और ये चार्ज डेंसिटी है, ये होता क्या है, ये होता है Q बाई एल, तो एक L या एक R तो नीचे भी आएगा ना, तो डायमेंशनली दोनों करेक्ट हैं, ठीक ना, तो उसकी टेंशन मतलब, बस जानकारी के लिए आपको बता दिया। तो यहाँ पे हम इसका वेरिएशन देखेंगे, तो इसका वेरिएशन कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक ना, ये हमारा E है, ये हमारा D है या R है, ऐसे, ठीक ना। अच्छा, तो इसका वेरिएशन कैसा होगा, ये भी ऐसा ही होता है, बट ये थोड़ा स्लोप और अंदर आता है, और अगर ये क्यूब होता तो इसका स्लोप और अंदर आता है, जितना भी ज्यादा पावर होता जाएगा उतना ज्यादा स्लोप और अंदर होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बता दूं आपको, तो इसका ये स्लोप रहेगा, हाँ याद रखना ये इसके साथ। तो अगर आपसे पूछता है कि E वेरी करता है 1/d में या 1/d स्क्वायर में, तो दोनों सही है, डिपेंडिंग अपॉन किसका पूछ रहा है, कूलम्स लॉ पूछ रहा है, पॉइंट चार्ज पूछ रहा है, तो ये है 1/d स्क्वायर से E इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, और अगर वो गॉस की बात कर रहा है तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/d है, ठीक ना, क्योंकि ये लैम्डा के साथ है ऊपर, राइट। हाँ, तो एक बात मैं बताने जा रहा था, ऐसे ही याद आ गया आपको, कि सपोज F है, कोई फोर्स है, ठीक ना, या E है, और ये इधर R है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऐसे जाएगा, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और अगर ये स्क्वायर है तो ये थोड़ा और अंदर हो जाता है, ये स्लोप और अंदर हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर ये क्यूब है तो ये और अंदर होके जाता है, ऐसे, समझ रहे हो, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, जस्ट फॉर आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ओके। तो अगला एप्लीकेशन देखते हैं, पहला एप्लीकेशन हमारा हो गया, ठीक ना, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट के लिए देखेंगे
कोई हमारा प्लेन सीट है ऐसे, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, राइट। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है कि यहां से d distance apart there is a point again P where electric field is to be calculated। अब ट्राई करेंगे, ट्राई करना हो तो कीजिए। कैसे करेंगे इसको? तो अगेन एक गॉसियन सरफेस लेंगे। हमने बताया गॉसियन सरफेस किसी भी शेप साइज का ले सकते हैं जो आपका रिजल्ट ले आए। हमने ये ले लिया, ये मतलब यहां से एंटर कर रहा है, ये यहां से जा रहा है, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना। तो अब क्या होगा हमारे पास, डी पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो इसका एक हमारा अगेन आ रहा है क्या, ये जो एरिया है एक इधर आ रहा है, एक इसका एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, ठीक ना, और एक इसका एरिया इधर भी है। लेकिन जो फील्ड होगी वो तो सीट ऐसे है, सीट हमारी तो कोई ऐसे सीट है, तो ये देखो इधर की तरफ आ रहा है, उधर की तरफ जा रहा है, इसकी जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर तो नहीं जाएगा। तो इसलिए इसके साथ जो हमारी लाइंस आएंगी वो ऐसे आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, परपेंडिकुलर, हाँ, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर आएगा ऐसे, ठीक ना, ई। हाँ, इसके साथ ये 90 होगा। तो अब फिर से अगेन हम क्या करेंगे, इसकी जो एक और बात जो इसमें दी रहती है क्वेश्चन में, वो है कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है, और उसकी वैल्यू होती है क्या कि क्यू बाई स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, कुछ भी कह लो, ठीक है, क्यू बाई ए होता है या क्यू बाई एस होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसमें भी चलो लगाते हैं हम क्या, गॉस लॉ लगाओ। तो फाई इज इक्वल टू क्या बोला उन्होंने, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें क्यू इन कितना हो गया, क्यू इन हो जाएगा हमारा सिग्मा इंटू व्हाट, ए डिवाइडेड बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक ना, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए तो क्यू इन की वैल्यू है, राइट। तो अब क्या हो रहा है, दूसरा देखते हैं, दूसरा फाई निकाल, दो तरीके के, मतलब एक इससे फाई निकाला और दूसरा एक जो फ्लक्स का पहला फार्मूला था उससे फाई निकालेंगे। तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3। थोड़ी देर में आपको लगने लगेगा कि अरे सब तो एक ही तरीका है, तो हाँ एक ही तरीका होता है, वही मतलब फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया तो बस कुछ भी पूछे उसमें वही लगाओ, आप कर लोगे। तो फाई 1 हम मान लें इसको, फाई 2 मान लें इसको, फाई 3 मान लें इसको। तो आप देख रहे हो फाई 3 तो 0 हो गया, फाई 1 ये दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में है तो 0 हो जाएगा थीटा, और ये आएगा ई ए, इधर इधर आएगा ई ए। क्यों भाई माइनस क्यों नहीं, क्यों माइनस होगा भाई, इधर भी तो ई है और इधर ही ए भी है, तो थीटा अगेन 0 है, 180 नहीं है। तो ये हो गया 2 ई ए, और ये इधर क्या हो गया फाई, राइट। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से आप देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 2 ई ए, a got cancelled with this a and the result is like sigma upon 2 epsilon naught। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, ठीक ना। अगेन आपने देखा इसका एरिया मैटर नहीं करता, ये इन्फिनिटी लेंथ हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है हाँ इन्फिनिटी लेंथ हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके लिए एक टारगेट ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक आपका असाइनमेंट है, होमवर्क है, जो भी कह लो, कि ये क्यों एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा और इसके पहले वाला एप्लीकेशन क्यों लेंथ पे डिपेंड नहीं किया। ये आप अपने से सर्च करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो, और सोचने के बाद आप इसका आंसर लिखो, यहाँ पे कमेंट में जाके नीचे लिखो कि इसका ये क्यों हुआ, ये एरिया पे क्यों डिपेंड नहीं किया, आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन है इसको कंपनसेट कर दिया एरिया को।
तो और उस सेम वही क्वेश्चन इसके पहले वाले एप्लीकेशन में किसके लिए, लेंथ के लिए। लेंथ कैसे, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जबकि लेंथ बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे अभी जैसे मैं यहाँ रख रहा हूं तो इतना एरिया लूं, या इसका हम और बड़ा कर दें तो उसका और ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे, बट ये इस पे डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, एरिया पे, रिजल्ट में एरिया क्यों नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बट आप देखोगे कि उसका एरिया बढ़ जाने के साथ साथ उसका चार्ज तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो चार्ज का डिस्टेंस है यहाँ से वो भी बढ़ जाता है, ठीक ना। ये इधर का जो नेट इफेक्ट आएगा वो जीरो आ जाता है, इसलिए एरिया मैटर नहीं कर रहा है, केवल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। उस वाले पहले वाले केस में केवल डिस्टेंस मैटर कर रहा था यहाँ से यहाँ तक का, और इस वाले में तो डिस्टेंस भी मैटर नहीं कर रहा है। डिस्टेंस क्यों मैटर नहीं कर रहा है कि आप चाहे यहाँ रखोगे, अगर सपोज ये पॉइंट यहाँ होता तो इस पर केवल इतने ही चार्ज इफेक्टिव होते, ये यहाँ होता तो इस पर इतने चार्ज इफेक्टिव हैं, ये अगर यहाँ होता तो इस पर इतने चार्ज इफेक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा है, इसलिए इसमें डिस्टेंस नहीं है। इसके पहले वाले में डिस्टेंस भी था, ठीक ना। उसमें देखो रिजल्ट में क्या था, वो जो E था हमारा वो प्रोपोर्शनल टू 1/d था, इसमें तो D भी नहीं है। ये इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो आप इसको ध्यान देना। वो क्यों, अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि अगर ये जितना पास होगा उतना ये जो चार्ज होगा, जो इफेक्टिव चार्ज होगा इसके लिए वो कम होगा, जितना दूर होता जाएगा उतना इफेक्टिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो डिस्टेंस के बढ़ने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती उतना ज़्यादा चार्ज आ जा रहा है उसके रेंज में, उसको पूरा कर दे रहा है। समझ में आ रहा है, तो इस वजह से ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगला एप्लीकेशन देखते हैं और लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं। वो चल रहा लास्ट एप्लीकेशन अब हम करेंगे, ठीक ना। और वो है कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, क्या है, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है जिसपे कि ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका अपना एरिया कितना है, R है, सॉरी रेडियस जिसका R है, ठीक ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये चार्ज सेल जो है इसके अंदर एक पॉइंट है P, इसके ऊपर एक पॉइंट है Q, इसके आगे एक पॉइंट है R या QR, तो ये ले लिए QS पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इसके अंदर कितना होगा, इसके सरफेस पे कितना होगा और इसके बाहर वाले सरफेस पे कितना होगा। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप ट्राई करें, बताओ कितना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको अंदर। तो अंदर तो कोई चार्ज है नहीं, ठीक ना। तो यहां से पहला केस 1 क्वेश्चन आप समझ गए आई थिंक। एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, ठीक ना, जिसमें कि Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस सरफेस 4πr², और इसका चार्ज लैम्डा अगर चाहिए डेंसिटी तो रख लीजिए वो भी, ठीक है। तो यह सरफेस चार्ज डेंसिटी रो सिग्मा, जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। फिर देखते हैं, तो इसके अंदर केस 1 एट P, तो P पे क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कोई बात नहीं, निकाल लो, आपने फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आया, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अरे उसमें बाकियों में यही तो कर रहे थे ना, एक गॉस से निकालते थे, एक फ्लक्स निकालते थे, फिर वो दोनों को इक्वेट कर देते थे। यहाँ डायरेक्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसमें क्यू इन है ही नहीं है। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस अंदर लेंगे उसमें क्यू इन तो है ही नहीं है, तो इसका रिजल्ट तो जीरो आ रहा है। तो इनसाइड दिस सेल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी जीरो। तो इससे एक और बात क्लियर हो रही है कि गॉस लॉ से आप फील्ड तभी निकाल पाओगे जबकि अंदर चार्ज हो। अगर अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर कोई फील्ड भी नहीं होगा, नो चार्ज नो फील्ड, ऐसा, ठीक है। आगे देखते हैं हम।
एट द सरफेस ऑफ दिस सेल। तो सरफेस ऑफ द सेल पे आप देखेंगे कि सरफेस ऑफ द सेल मतलब ये यहाँ पे, तो यहाँ के लिए निकाल लो। तो यहाँ के लिए E इज इक्वल टू क्या है, E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो यही है, इसी को ओवरलैप कर देगा। तो इसमें जो टोटल चार्ज है आपको दिया हुआ है कि कैपिटल क्यू है सपोज, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये हुआ। तो E कितना आया, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए कितना होता है मैंने बताया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा आपने उधर पढ़ा था कूलम में। हाँ, तो वही रहता है, ये अंदर 0 रहता है, सरफेस पे ये रहता है। अब आउटसाइड द सरफेस देख लेते हैं, जो यहाँ पे एक पॉइंट है S, वहाँ पे देख लेते हैं कि वहाँ पे फील्ड कितना होता है। आई थिंक सब समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। करना क्या होता है कि जहाँ भी हमें फील्ड निकालना है उस पॉइंट को लेकर के एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, उसके अंदर जो चार्ज है उसको पकड़ते हैं, उससे उस अंदर के चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है ये देख लेते हैं। बस आ गया। तो अब हम ये बाहर वाला देख लेते हैं, इसको यहाँ पे निकालना है, तो इसको मान लिया यहाँ से r स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक ना। तो स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ये तो कैपिटल R इसका रेडियस था, ये अंदर वाला ये तो r डैश मान लो, बट ये तो चार्ज ही 0 था, हमें पता चल गया था, इसलिए कोई बात ही नहीं हुई। तो ये बाहर वाले पे देखिए, ठीक ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अगेन आपका वही सेम फार्मूला, E A इज इक्वल टू क्या हुआ Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई Q इन तो अभी भी यही कैपिटल Q ही रहेगा ना, सिग्मा का इसमें कोई रोल आया नहीं। तो Q इन अभी भी, ये तो बड़ा सा तुम ले लो या और बड़ा ले लो, क्या फर्क पड़ता है भाई, अंदर का चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, अंदर का चार्ज तो अभी भी Q ही है। तो अगेन ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, लेकिन कुछ तो चेंज हुआ, वो एरिया चेंज हुआ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये एरिया और ये एरिया अलग अलग हैं, ये एरिया ये छोटे इसका है कैपिटल R के साथ, ये एरिया ये बड़े वाले का एरिया है, ठीक ना। तो इसका जो वैल्यू होगा वो अलग होगा। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस बड़ा है वो स्मॉल r है। तो ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें भी और इसमें 0 है। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, अब ध्यान से देखो, और इसका ग्राफ बनाने चल रहे हैं, तो इसका ग्राफ अगर मैं देखूं ऐसे, ये रिजल्ट आप याद रखना, बस मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा E और R में, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तो ये तो 0 रहेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम होता है R पे, इसके बाद ये ऐसे घटना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो ये इसका E और R में ग्राफ हुआ, E और R में ग्राफ, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे क्या है R इज इक्वल टू कैपिटल R, और यहाँ पे R है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यहाँ पकड़ में आ रही बात। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आप देख लो, आप अपने से करना, और नहीं आए तो हमें कमेंट में बताना कि क्या करना है। और आपके सिलेबस में यही 3 ही है, और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये 3 से ही पूछा जाता है, बट एक मैं और आपको दिए जा रहा हूँ, आप अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना उससे, ठीक ना। अब ये सेल नहीं है, स्फेरिकल सेल नहीं है, हाँ स्फेरिकल है, बट वो यूनिफॉर्मली चार्ज पूरा सॉलिड है और मेटल नहीं है, तो अंदर भी उसके चार्ज पूरा भरा पड़ा है, हर जगह चार्ज है, ठीक ना। अब सेम क्वेश्चन उसके लिए भी है, इसका जो यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी है वो रो है,
रो का काम आ गया। रो हमने बताया था क्या था, v q बाई वी है, क्या है, q बाई वी है। अब आपको बताना है कि इसके ये पॉइंट P पे, ये पॉइंट Q पे, ये पॉइंट S पे, इसका रेडियस दिया हुआ है अगेन आपका R, ठीक ना। तो ये मान लो R डैश है, ये मान लो ये तो हमारा R कैपिटल R होगा ही, ये स्मॉल r है। ये तीनों पॉइंट पे करना है। रिजल्ट देखो इसके और इसके लिए तो सेम ही आएंगे, क्योंकि अगेन टोटल जो चार्ज है वो तो प्लस क्यू है, ठीक ना। ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो तो अभी भी इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए तो सेम रिजल्ट आएगा, इसके लिए भी सेम रिजल्ट आएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा क्योंकि अब इसमें चार्ज जीरो नहीं है, चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे चार्ज, पहले तो आपने बताया था ना हमने कि ये जो डी क्यू हो जाएगा वो क्या हो जाता है, अगर वॉल्यूम की टर्म में लोगे तो डी वी इंटू रो, पकड़ में आ रही बात। तो यहां से इसके अंदर का क्यू निकाल लोगे, और जब क्यू पता चल गया तो फिर बात ही खत्म, तो वो आर डैश के टर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक ना। करना इसको आपके लिए है। और अब इसके आगे हम कुछ नया लेके आएंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ो, नीचे जो सीट दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो। हैप्पी लर्निंग। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल इसका आप दबा के रखिए, सो दैट कि मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप आगे बढ़ें, पढ़ें। थैंक यू सो मच।